हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? क्लास शुरू करने से पहले आपको मोटिवेट करने के लिए ये उनको पेश नज़र है जिनको टेस्ट देने से डर लगता है, जिनको एग्ज़ाम से डर लगता है। हाँ, कब तक डरोगे यार एग्ज़ाम से? पेश है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। आप एग्ज़ाम ना दें, बहुत ईजी है। नहीं दे रहा मैं एग्ज़ाम, घर में बैठ जाओ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर जाएं, आप किसी भी कदम पर चलें, आपको हर जगह आप देखें तो एग्ज़ाम है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी। जो लोग टेस्ट देने से डर रहे हैं वो इस लाइन को पकड़ लें। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो लड़ते हैं, जो फाइट करेगा, जो एग्ज़ाम देगा, जो डरेगा नहीं, वही जीतेगा। ठीक है ना? तो डरना कोई सोल्यूशन नहीं है। एग्ज़ाम हैं, टेस्ट हैं, उनको अटेंड करो और फिर देखो कैसे मज़ा आता है। प्यारे, तो आप जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं, उनसे मेरी सबसे सजेशन है कि आप डरें नहीं। ये डरना कोई सोल्यूशन नहीं है यार। ठीक है ना? हिम्मत से काम लो यार, क्या दिक्कत है? एग्ज़ाम ज़रूर देना है, टेस्ट ज़रूर देना है। बहुत से लोग डर के मारे एग्ज़ाम ही छोड़ देते हैं भाई साहब। बोले इस बार तो पता नहीं क्या होने वाला है, हाँ इस बार मैं पेपर नहीं देता। कई लोगों को बुखार आ जाता है डर के मारे। तो डरना तो है नहीं, कोशिश करनी है, क्योंकि हमने लाइन बहुत पढ़ी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए इन्हीं सब विचारों के साथ एक जोश भरी क्लास करते हैं, जोश भरे बच्चों के साथ। और आज मैं फाइनल अकाउंट का एक और चैप्टर आपके साथ लेने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं, इसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, सर इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आप यकीन मानिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, निहायत आसान चैप्टर है, बहुत ही शरीफ चैप्टर है ना? बस ये है कि हमने किया नहीं कभी, तो नया है तो डर लगता है, अदरवाइज डर के आगे जीत है। शुरुआत करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अब इसमें क्या होता है आपको बता देते हैं। इसमें पहली बात, अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे फाइनल अकाउंट जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इस चैप्टर में जो करना है वो मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूं। आपके स्टडी मटेरियल पे पेज नंबर 7.81 है। ओवर देयर आपके पास एक फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज व्हाट, आप पढ़ के देखिए क्या है इसका टाइटल। जी हाँ, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी आपको यही अकाउंट बनाना है। बाकी जो भी है वो आप फाइनल अकाउंट में सीखा है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाना, बट ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको सीखनी है इस चैप्टर में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इस अकाउंट में आपको इतनी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी जो यहाँ दे रखी हैं। जैसे आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अभी मैंने लॉजिक नहीं बताया, अभी मैं केवल बता रहा हूँ कि इसमें ये होता है। थोड़ा सा परेशान तो हो लो। फिर आ गया प्राइम कॉस्ट, उसके बाद वी हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन वी हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP, बाई प्रोडक्ट्स सेल, क्लोजिंग WIP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से फॉर्मेट देख के आप कहना चाहते हो कि सर जी ये आप हमारे लिए छोड़ दीजिए सर, इसको तो हम निपटा लेंगे, है ना? हाँ, कई लोग ऐसा कहते हैं, पर डोंट वरी, मैं करवाऊंगा। कई लोग घबराए होंगे, सर जी तो हमारे लिए छोड़ रहे हैं। आइए ये फॉर्मेट कैसे बनता है हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग बोलो जल्दी से। हाँ, जब मैं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ जाता हूँ वो करते जाया करो, सो दैट आपको फील आए अविनाश सर बिल्कुल सामने है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं, आप भी बना लो। एक अकाउंट बनाना है, 4 कॉलम्स होंगे, है ना? बिल्कुल इसी तरह से पार्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, इसमें यूनिट वाला कॉलम दिया है, ये हम नहीं बनाएंगे, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं।
यानी आपको केवल 4 कॉलम बनाने हैं और इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या नाम है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नाउ अब इस अकाउंट को समझते हैं कि ये क्यों बनता है, कौन बनाता है, क्या क्या आइटम्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। देखिए एक चीज समझते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है भाई? अभी अभी आप लोगों ने फाइनल अकाउंट खत्म किए ऑफ नॉन कॉर्पोरेट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो अब हम पूछ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? आप कहोगे एनीवन हु इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। बोलो यस और नो। तो दोस्तों फिर आंसर मिल गया। मैं पूछूं अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाएगा? आप कहोगे एनीवन हु इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी पर्सन है, अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, सो ही और सी विल मेक दिस अकाउंट विच इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब इस अकाउंट को समझने के लिए एक काम करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चलते हैं, एक फैक्ट्री में चलते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं। किस चीज़ की फैक्ट्री लगाएं बताओ भाई? कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो कि बहुत बिक पाए। हम लोग दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री लगाते हैं और दोस्तों अज्यूम करते हैं कि हमें ये मार्कर बनाना है ना। इस मार्कर को बनाने के लिए हमने ये एक फैक्ट्री लगा ली। ये हमारी फैक्ट्री है जहां पर हम इस मार्कर को, इस पेन को मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना। और सुनो जरा ध्यान से सुनना, ये फैक्ट्री का गेट है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया ये फैक्ट्री का गेट है और इस गेट के बाहर 2 दरबान खड़े कर दिए हमने, 2 वॉचमैन खड़े कर दिए जो इस गेट के हर अंदर आने जाने वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर ये हमारा दोस्तों प्लांट है। क्या है हमारा ये? प्लांट। ठीक है जी। और इस प्लांट में हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इस प्लांट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इस फैक्ट्री के अंदर ओनली प्लांट ही नहीं होता, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी होंगे। स्टोर डिपार्टमेंट, रिपेयर डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट्स भी इस फैक्ट्री को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। गुड मॉर्निंग, जागते रहो। अब सुनिए, ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर एक रोड है, इस रोड के पार यहाँ पर हमारे पास एक शोरूम भी है। क्या है दोस्तों? हमारा शोरूम। जैसे फैक्ट्री आउटलेट होता है, ये हमारा शोरूम है, इसको नाम देते हैं शोरूम, है ना। शोरूम में हम क्या करेंगे? शोरूम में हम गुड्स को सेल आउट करेंगे, सेल ऑफ गुड्स करेंगे। ओके। मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे यहां पर हम करेंगे मैन्युफैक्चर। और जो प्रोडक्ट इस फैक्ट्री में बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, उस प्रोडक्ट को हम इस फैक्ट्री से निकाल करके लाएंगे और ये हम अपने शोरूम में इसको डिस्प्ले करेंगे। शोरूम में हम इसको डिस्प्ले करेंगे, शोरूम में इसकी सेल करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनना दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यू आर मैन्युफैक्चरिंग योर प्रोडक्ट इन योर फैक्ट्री, उसमें बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को आप शोरूम में सेल आउट करोगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी सेल्स प्राइस क्या होगी। और सेल्स प्राइस डिसाइड करने के लिए से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है।
उसको बनाने में आपकी कितनी लागत लगी, कितना खर्चा आया है, बोलो यस और नो। आप कहोगे यस। सो दोस्तों, इस फैक्ट्री गेट से अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस फैक्ट्री गेट के बाहर प्रोडक्ट के निकलने से पहले हमें इसके ऊपर लगभग कितना खर्चा करना पड़ता है, यह डिसाइड करने के लिए हम वो बनाते हैं जो आपके चैप्टर का नाम है, क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। क्योंकि आप शोरूम में बेचोगे तो उससे पहले पता तो हो, बोलो यस और नो। आप कहोगे यस सर, चाहे शोरूम में बेचो चाहे आउटसाइड पार्टीज को बेचो, बट उससे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाननी चाहिए, है ना। सो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए ही हम ये बनाते हैं जो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। तो इस फैक्ट्री गेट से पहले जितना खर्चा आया होगा, कोई भी 1 रुपए का भी खर्चा इस फैक्ट्री गेट से पहले हुआ है, फैक्ट्री गेट के बाहर आने से पहले हुआ है, वो सारा खर्चा आप ऐड करके देखोगे। नाउ अब दोस्तों, इस पेन को बनाना है। सोचो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बताओ। एक कोई भी आपके पास जो नॉर्मल पेन भी होता है उसके लिए कुछ तो चाहिए होता है। आप कहोगे सर इसके लिए फाइबर चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे बच्चों रॉ मटेरियल। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे और इस प्लांट के अंदर, ये जो प्लांट है इस प्लांट के अंदर इनपुट कर देंगे। यानी हमारा जो सबसे पहला खर्चा हुआ, देखो पहली लाइन छोड़ देना, किस वजह से आगे चल के बताएंगे। आप यहां पे पहली लाइन छोड़ के लिखो, सबसे पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, रॉ मटेरियल। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और उसको प्लांट में इनपुट कर दिया, ठीक। अब रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब सुनो, रॉ मटेरियल आपने खरीदा चेन्नई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, कहीं से भी खरीदा, उसको अपने प्लांट तक लाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ेगा, बोलो यस और नो। आप कहोगे यस। तो आप मुझे बताओ, दैट कॉस्ट शुड ऑल्सो बी एडेड और नॉट, यू विल से यस। तो दोस्तों एक और खर्चा आ गया, उसे हम कहेंगे कैरीज इनवर्ड। क्या बोलेंगे, बोल के बताओ, क्या बोलेंगे जी, कैरीज इनवर्ड। मतलब मान लेते हैं कि हमें 50,000 रुपये इस माल को लाने पे भी खर्चा करना पड़ा। अब माल रॉ मटेरियल को ले आए, प्लांट में इनपुट कर दिया, अब प्लांट को चलाना भी तो है, बोलो यस और नो। तो प्लांट को चलाने के लिए आपके पास 4 वर्कर हैं मान लो। तो आप मुझे बताओ, उन वर्कर की पेमेंट भी इसमें ऐड होगी या नहीं होगी। यू विल से यस, वी विल ऐड अप। तो दोस्तों एक और खर्चा आ गया, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट वेजेस। जो भी कॉस्ट इस प्लांट को चलाने के लिए खर्च की जा रही है डायरेक्टली, वो सब यहां पर आएगी। लेट्स सपोज 50,000 रुपये हमने बेसिस में भी खर्च कर दिया। अब प्लांट में मटेरियल इनपुट हो गया, मटेरियल ले आए, लाने का खर्चा, लेबर को लगाने का खर्चा, वो हो गया। अब बच्चों इस फैक्ट्री को चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, बोलो यस और नो। हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो एक और खर्चा आ गया बेटे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, है ना। लेट्स सपोज 20,000 रुपये इसका भी खर्चा हो गया, हमने इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर ली। अब एक बात बताओ, एक बात सोचो, ये जो प्लांट है ये तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर रहा है, यहाँ जहाँ मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ। ये जो बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जहाँ पर स्टोर रूम है, स्टोर कीपर काम कर रहा है, और आपके अदर डिपार्टमेंट से रिपेयर डिपार्टमेंट है, जनरेटर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये बताओ इस फैक्ट्री को इस सपोर्ट करने में इनका भी तो रोल है, बोलो यस और नो। आप कहोगे यस सर रोल है। तो उन सब खर्चों को मिला के हम कह देते हैं इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्या कह देते हैं, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। या फिर इसको हम लोग कभी कभी आपको ये वर्ड मिलेगा, आप नोट कर लीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्या बोला मैंने, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब ऐसे ही
फिगर्स के बिना लिखते चले जाते हैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा। कोई भी खर्चा, ये जो बाकी खर्चे हैं वो प्लांट को चलाने में सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली। जैसे वॉचमैन है, वॉचमैन फैक्ट्री तो नहीं चला रहा ना, हाँ, लेकिन वो प्लांट नहीं चला रहा, बट वो आपके गेट को आपके प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी खर्चा, सारे खर्चे इसमें आएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गुड मॉर्निंग, जागते रहो। अब आगे बढ़ें, अब आगे सुनो बेटा जल्दी से। देखो भाई, नेक्स्ट, अब ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, फैक्ट्री का प्लांट है, आप ये बताइए, अगर ये प्लांट या फैक्ट्री अगर किराए की है तो वो रेंट, वो उसके चार्जेस, हायर चार्जेस उसे कहते हैं, वो भी आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करोगे या नहीं करोगे? ऑब्वियसली वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक और खर्चा आ गया हमारे पास, हायर। इसको रेंट ना बोल के हायर चार्जेस बोलते हैं बेटा। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री एसेट। फैक्ट्री में यूज होने वाली जितनी भी एसेट्स हैं उनका किराया, उनका हायर चार्जेस, ये भी ऐड करेंगे। बोलो यस और नो। आप कहोगे यस सर, इसको भी ऐड करना है। अब आगे बढ़ लो दोस्तों। मान लो हमारे पास इतने पैसे, मान लो ये भी किराए पे ला रहे थे। लेट्स सपोज हम अपना फैक्ट्री बिल्डिंग ले आए, अपनी फैक्ट्री लगा ली, बिल्डिंग अपनी है, मशीनरी अपनी है, तो एक बात तो पक्की कि अब आपको हायर चार्जेस तो नहीं देने पड़ रहे। लेकिन एक बात बताओ, आप जब बिल्डिंग यूज करेंगे, आप मशीनरी यूज करेंगे, प्लांट यूज करेंगे, तो उसकी वैल्यू तो डाउन होगी ना। और हम सबको मालूम है कि वो जो वैल्यू डाउन हो रही है उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ जी। उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप मुझे बताइए, इन एसेट्स का जो कि इस प्लांट को, इस फैक्ट्री को, इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में ही खर्च हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे ऑब्वियसली सर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक और खर्चा आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट। आप याद रखें, डेप्रिसिएशन ऐड जरूर होना है, लेकिन किसका? ओनली किसका? फैक्ट्री एसेट का, नॉट फॉर अदर। ये बताइए, ये क्लियर हो गया है ना? मतलब जो खर्चा होता जा रहा है बेटा, ऐड करते चले जाते हैं, दिस खर्चा, दैट खर्चा, दैट खर्चा। अगर फैक्ट्री में कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रही है, उसको भी ले लो, टू रिपेयर एक्सपेंसेस। कोई भी नाम हो फैक्ट्री में हुआ है, मतलब डेबिट में लिखते जाओ, सारा खर्चा ऐड करते चले जाओ। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो पेन था ना, ये पेन बड़ा, ये नॉर्मल पेन नहीं है, ये लिखने का काम तो करते हैं, पर मैं एक ऐसा पेन बनाना चाहता था जो बच्चों उसको ना वो लिख तो सकते ही हों, लेकिन उसमें बच्चों को मैंने देखा कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कई बार वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा पेन बनाऊं जिसमें एक ऐसा बटन लगाओ कि जैसे पढ़ते समय आपने वो बटन दबा दिया तो आपके सारी चीज़ें वहाँ फीड हो जाएं। हाँ, अब आप एग्जाम में गए, मान लो आपको याद नहीं आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या था, आपने फटाफट से वो बटन दबाया, टिंग, और आपके दिमाग में वो चीज़ छप गई, अरे वाह ये था, आपको याद आ जाए। आप बताओ, ऐसा पेन अगर बनाए तो चलेगा या नहीं चलेगा? आप कहोगे सर जी ऐसा पेन तो दौड़ेगा, है ना? तो हमने ये एक और, अभी तो रुको, अभी और टेक्नोलॉजी, अभी इसमें और फंक्शन डालने हैं। आपको पता है एआई के ज़माना है, हमने सोचा एक और फंक्शन लगा देते हैं भाई साहब इसमें। यहाँ पे अगर हम एक और बटन दबा दें तो हम मिस्टर इंडिया बन जाए, मतलब गायब हो जाएं एग्जाम में, मतलब कहीं पर जाए तो गायब हो जाएं। बताइए ऐसा चलेगा ना? मज़ा आएगा ना, है ना? और एक और बटन लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसे दबा दें तो हम सुपरमैन बन जाएं और हम उड़ने लग जाएं। इतने सारे फंक्शंस वाला पेन बनाना है। अब आपको पता है ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में तो है नहीं, तो मैंने पता किया, तो बच्चों जापान में एक मिस्टर हैं, उनका नाम है हिंग चांग सर जी, ये कैसा नाम है बेटा? उनका नाम है, आपको क्या करना। अब मैं हिंग चांग साहब के पास गया, मैंने कहा हिंग चांग साहब, आप ये टेक्नोलॉजी आप हमें बता दो, हम जी इससे पेन मैन्युफैक्चर करेंगे। जब मैंने ये बोला तो बोले हाई हूँ।
मैंने कहा जी ये क्या कहना चाहते हो? तो जो ट्रांसलेटर था उसने बताया, उन्होंने जापानी में बोला था, आप जितने भी मेरी टेक्नोलॉजी यूज करके जितने भी आप यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, जितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, हर प्रोडक्ट के ऊपर आप मुझे पर यूनिट 10 रुपये पे करेंगे। अगर आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस की तो आप 1000 इंटू 10 मतलब 10,000 मुझे हिंग चांग चुंग आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों आप बताइए ये पेमेंट दी जाए कि ना दी जाए? आप बताओ। ऑब्वियसली आप कहोगे देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो भाई साहब मैन्युफैक्चर करोगे। तो इसको कहते क्या हैं? मैं ये सोचा था इसको कहते क्या हैं, आप लोग बताओ इसको क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ, मैं देखूं कितने लोगों को पता है। हाँ, इसको कहते हैं रॉयल्टी। यानी आप खुद सोचो, रॉयल्टी भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है कि नहीं है? आप कहोगे यस इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप समझो दोस्तों, जितने खर्चे आपके होते चले जाएंगे, नाम कुछ भी हो सकता है, आप उसको डेबिट में लिखते चले जाओगे, बस दैट्स इट। इज इट क्लियर? ठीक है। सो दोस्तों हमारे पास इतने सारे खर्चे आ गए, रॉयल्टी आ गया, कैरेज इनवार्ड आ गया, डैक वेजेस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये सारे खर्चे आ गए। अब सुनिए, अब सुनो बेटे सुनो। मान लेते हैं कि हमने पूरे साल में लगभग 10,000 यूनिट्स बनाने का टारगेट रखा था। कितना यूनिट बनाने का टारगेट रखा था दोस्तों? 10,000 यूनिट्स। अभी क्या होता है कि मान लो हमारी ये 10,000 यूनिट पूरी मैन्युफैक्चर हो गई और इनकी टोटल कॉस्ट आ गई बेटे 2 लाख रुपए। ये कितने आ गए बेटा? टोटल कॉस्ट, है ना। अब आपकी फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और ये 10,000 यूनिट आप निकाल के ले जा रहे हो कहाँ? आप ले जा रहे हो शोरूम में। और आपको पता शोरूम में आप माल बेचते हो तो यहाँ पर इसके लिए आप बनाते हो, जहाँ पर आप माल बेचते हो उसके लिए यू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो यस और नो? यस सर, है ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट आ गया बेटा। ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको बहुत बढ़िया तरह से समझा रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। दिमाग की लस्सी बनी हुई है वो एकदम सही हो जाएगी। ये आ गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। अब आप एक बात देखो दोस्तों, ट्रेडिंग अगर आप माल खरीदते हो तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो ट्रेडिंग में? बताओ जल्दी से। हम क्या लिखते हैं? परचेजेस, है ना भाई? हेलो, लिखते हो ना? अब एक बात बताओ, अगर हम प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे बाहर से, हम इसको अपने प्लांट में बना रहे हैं, तो एक बात तो पक्की है कि परचेज तो कर नहीं रहे। लेकिन एक बात और है, जो बनाने की कॉस्ट है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये कुछ ना कुछ खर्चा तो यहाँ आना चाहिए या नहीं? यहाँ क्या लिखेंगे? अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर नहीं हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सुनो, कहाँ आई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? देखो ध्यान से। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। और एक बात बताओ मेरे बच्चों, ये जो शोरूम में गुड्स आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 लाख रुपए, ये कॉस्ट कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 लाख निकली है टोटल कॉस्ट, ये हमारी यूनिट बनाने की कॉस्ट थी। जितना भी टोटल आएगा उसे आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ ट्रांसफ़र किया? ट्रांसफर्ड टू वेयर? ट्रेडिंग अकाउंट। यानी हमने ये सीखा कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी फिगर आएगी दैट विल बी फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? वेयर? ट्रेडिंग अकाउंट। लॉजिक इज क्लियर, है ना? आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है यहां तक? आप कहोगे यस सर आ रहा है। अब एक बात और समझ लेते हैं दोस्तों, आप कितना ही अच्छा प्रोडक्शन यूनिट हो आपकी, और कितना ही शानदार प्रोडक्शन प्रोसेस हो, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, आप ये सोचिए कुछ ना कुछ वेस्ट या स्क्रैप जरूर निकलता है ना।
आप जानते होंगे, जैसे कोई भी ले लो फैक्ट्री, जैसे आप गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आपको पता है कि गारमेंट बनाने में जो कपड़ा यूज़ होता है, आप एक आजकल तो डिज़ाइन ही ऐसे हैं भाई साहब, पता चला है 10 मीटर कपड़ा खरीद के लाए, लेकिन उसमें से बाद में डिज़ाइन बन के आए तो आधा मीटर में डिज़ाइन बना। मैं क्या बताऊँ, आप समझदार हो, आजकल जैसे जैसे फैशन चलता है, तो वो जो 10 मीटर में से 1 मीटर ही कपड़ा यूज़ हुआ डिज़ाइन बनाने में, बाकी सब तो वेस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया। पेपर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में स्क्रैप निकलता है और वेस्ट निकलता है। दोस्तों, ये जो वेस्ट होता है या स्क्रैप होता है, ये दो तरह का होता है। एक वो होता है जिसे आप आगे सेल आउट कर सकते हो, और एक वो होता है जो बिल्कुल गंदा होता है, छी बदबू आ रही होती है, उसके पास खड़े हो जाओ तो दिमाग खराब हो जाए। उसको फिकवाने के लिए उल्टा आपको लेबर को बुलाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी जो पहली बार हमने फैक्ट्री लगाई थी, उसमें स्क्रैप निकला था, वेस्ट निकला था, बहुत गंदा, छी। हमने कहा इसको फिकवा देते हैं। वहां से कबाड़ी वाला जाता है, कबाड़ी वाला, मैंने कहा इधर आओ। बोलो जी बताइए सर। मैंने कहा ये वेस्ट है, ये स्क्रैप है, इसके उठाने के। बोलो सर जी 30,000। मैंने कहा 30,000 लेगा? बोला नहीं, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये से ज्यादा आपको दे ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा हाँ दोस्तों, हम तो सोच रहे थे पैसे देने पड़ेंगे, ये तो उल्टा मिल गए भाई साहब। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। सुनो, क्या वेस्ट बिकेगा ये आपकी प्लानिंग में था? ना जी ना। स्क्रैप बिकेगा आपने सोचा था? ना जी ना। बाई चांस ये प्रोडक्ट, ये स्क्रैप बिक गया, और आप खुद सोचिए, अगर ये स्क्रैप बिक गया, आपने टोटल 2 लाख खर्च किए, उसमें से 30,000 आपको वापस मिल गए, तो क्या इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप बताओ, इफ इट विल हैव एनी इफेक्ट और नॉट? आप कहोगे ऑब्वियसली इट विल हैव। क्या होगा? इससे हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। बोलो यस और नो, है ना? सो दोस्तों, आपको पता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो डेबिट साइड में लिखते हो, हमें उस कॉस्ट को कम करना है। किस वजह से? क्योंकि आपने वेस्ट और स्क्रैप को बेचा है। कई बार बाई प्रोडक्ट भी निकल आते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आप मिल्क बनाएं, बटर बनाएं, है ना, वहां पे क्या होता है, कई बार छाछ निकल आती है। छाछ बाई प्रोडक्ट है। बाई यानी जिसका प्लानिंग नहीं थी, बाई चांस निकल आया। ये सब आपके मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करते हैं। आप याद रखें, जो भी चीज, जो कोई भी अमाउंट आपकी कॉस्ट को कम करेगा, आप उसको क्रेडिट में लिख दोगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बातों बातों में एक चीज और सिखा दी। क्या सिखा दी पता है? सेल ऑफ स्क्रैप एंड बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट ना हो। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी ये 30,000 रुपये आपकी ये आ गई, तो दोस्तों फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अब अपने आप 1,70,000 रुपये हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, डेबिट साइड में 2 लाख लिखे, क्रेडिट में आपने 30 लिखे, तो अब आपकी बैलेंसिंग फिगर इट कम्स 170, यानी आपकी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती चली जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सब चीज आ रही है, ठीक है मेरे, आ रही है तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी एक और काम बाकी है। सुनो दोस्तों, सुनो बेटे, सुनो, बहुत शुभ दिन है बेटे, सुन लो। आज बहुत शुभ दिन है बेटे। पता है, आज आए थे गणेश जी और कहते आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आप देख लो, मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, हमने इस साल 2025 में प्लान किया था कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। कितने यूनिट बनाएंगे? 10,000 यूनिट। और उसी हिसाब से हमने सारी चीजें डाली, मटेरियल डाला, लेबर लगाई और खर्चे किए। हाँ, अभी क्या हुआ, ईयर एंड आते आते जो 9,000 यूनिट हैं वो तो बेटे कंप्लीट हो गई, और 1,000 यूनिट इनकम्प्लीट हैं। आपको पता होगा कि जो इनकम्प्लीट यूनिट्स होती हैं उन्हें हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं।
कार्य प्रगति पर है। हिंदुस्तान में रहने वाले किसी इंसान को वर्क इन प्रोग्रेस ना पता हो, ये कैसे हो सकता है भाई साहब? कहीं भी कोई अच्छी सी रोड बनाई गई, मतलब बहुत दिनों से रोड टूटी हुई थी, पता चला 2 साल से लोग परेशान थे, बड़ी मुश्किल से तो रोड बन के तैयार हुई, 15 दिन बाद पता चला जल बोर्ड वाले आ गए, कोई और आ गया और वहाँ बोर्ड लगा दिया, कार्य पे खुदाई शुरू कर दी। मतलब ये अक्सर ऐसा होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आपने 10,000 यूनिट बनाने का टारगेट बनाया था, उसमें से 9,000 यूनिट कंप्लीट हुई, 1,000 यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप ये फैक्ट्री में से शोरूम में कितनी यूनिट्स ट्रांसफर करोगे? हाउ मेनी यूनिट्स यू विल ट्रांसफर फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम? जो कंप्लीट है या जो इनकम्प्लीट भी है? आप कहोगे जो कंप्लीट है, यानी कितनी यूनिट ट्रांसफर नहीं करोगे? आप कहोगे सर विच आर इनकम्प्लीट। तो बच्चों सुनो, जिस कॉस्ट का, जिस प्रोडक्ट को हमें ट्रांसफर नहीं करना, जिसकी कॉस्ट अभी रोकनी है, उसको आप क्रेडिट में और लिख दो, क्लोजिंग WIP, है ना। लेट सपोज ये भी 20,000 रुपये आ गया, तो यानी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, ये रह जाएगी 1.5 लाख रुपए। टोटल खर्चा कितना हुआ था? 2 लाख। इसमें से 30,000 रुपए तो आपको रिकवर हो गए और 20,000 का माल गुड्स फिलहाल हम नहीं भेज रहे हैं, हम 99,000 यूनिट्स की कॉस्ट को ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 9,000 यूनिट्स ही हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री से शिफ्ट कर रहे हैं। तो केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली 9,000 यूनिट्स की होनी चाहिए, पूरी यूनिट्स की नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय आपको वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट को भी क्रेडिट में लिखना होता है, सो दैट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम हो जाए। गुड मॉर्निंग, जागृत हैं? तो हमें दोस्तों बातों बातों में पता लगा कि क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग की क्रेडिट साइड में हम क्या रखते हैं? एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आता है, और एक सेल ऑफ स्क्रैप एंड बाई प्रोडक्ट आता है। याद रखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी द लास्ट आइटम टू कैलकुलेट। ये जरूरी नहीं कि आप सबसे पहले उसको लिखें, आप उसको सबसे लास्ट में ला सकते हैं, बस लिखना जरूरी है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे 2025 में आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट बनाया था, जिसमें से 9,000 यूनिट कंप्लीट हो गई, 1,000 यूनिट इनकम्प्लीट हैं जिन्हें आपने शोरूम में नहीं भेजा। हाँ, वो अभी आपकी फैक्ट्री में ही हैं। यू टेल मी, नेक्स्ट ईयर जब आप दोबारा से फैक्ट्री चालू करेंगे तो पहले नया लॉट शुरू करेंगे या पहले जो लास्ट ईयर की इनकम्प्लीट यूनिट है उनको कंप्लीट करेंगे? आप सब समझदार हो, आप कहोगे ऑब्वियसली कोई भी यही कहेगा कि सर जी पहले लास्ट ईयर की इनकम्प्लीट यूनिट को कंप्लीट किया जाएगा। सो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए जो लाइन पहली छुड़वाई थी, यहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम से भी पहले आपको एक आइटम लिखना है, उसका नाम है ओपनिंग WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस। ये आपने सबसे पहले लिखना है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मेट में एक चीज और आ गई, डेबिट साइड में एक आइटम और आ गया। हमने ये सीखा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक होता है, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या है? इनकम्प्लीट यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये सबसे पहले आएगा, एंड देन उसके बाद आप रॉ मटेरियल से आगे चले जाओगे। ओपनिंग WIP, देन रॉ मटेरियल, उसके बाद बाकी सारे डायरेक्ट खर्चे आते चले जाएंगे। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? मतलब देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, बस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये करते लिखते चले जाना है। अब बस हम बिल्कुल एंड पहुंच गए हैं हम इस टॉपिक के, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप क्या करोगे? देखो, आपने मान लो दोस्तों टोटल जो रॉ मटेरियल खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। आइए, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया दोस्तों, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का। बहुत केयरफुली सुनना है ना। आपने सारा मटेरियल प्लांट में डाल दिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल कितना जुड़ेगा? 1 लाख। अभी क्या हुआ दोस्तों, आपने 1 लाख का माल खरीदा तो, लेकिन जब प्लांट छोटा साइज था, जब आप इनपुट करने चले तो उसमें से आपका
क्लोजिंग स्टॉक बच गया, किसका? रॉ मटेरियल का। मान लेते हैं 20,000 रुपये का। तो आप ये बताइए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना मटेरियल लगेगा? आप कहोगे 80,000, यानी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओनली 80,000 ऐड करोगे। इसे हम कहते हैं दोस्तों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोला मैंने? बोल के बताओ, क्या बोला? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मैं ये कहना चाहता था मेरे दोस्तों, जब आप मैन्युफैक्चरिंग को बनाते हैं तो डेबिट साइड में रॉ मटेरियल परचेज ना लिखकर यहाँ पर कंज्यूम्ड आता है। अच्छा सर, आपने पहले तो बताया नहीं। बेटा तो सुन लो ना, परचेज नहीं आना है। हाँ, अगर उन्होंने रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोला, इसका मतलब क्या है कि जितना भी आपने परचेज किया है वही आपका कंज्यूम्ड है, तो आप उसको ही लिखोगे। क्लियर है? अभी एक पॉइंट और है। मान लेते हैं मेरे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले से था, लेट्स सपोज दोस्तों 10,000। अब आप हिसाब लगाइए, सोचो, पहले से मटेरियल था कितने का? 10,000 का, और खरीद लिया कितने का? 1 लाख का। उसमें से बच गया कितने का? 20,000 का। तो आपका कंजम्पशन कितना हुआ? आप कहोगे 90,000, यानी आप कंजम्पशन में ले जाओगे ओनली 90,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 90,000 रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप इस फार्मूले को नोट कर लें। ये फार्मूला था फॉर कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब आप क्वेश्चन करने चलेंगे ना, तो आपको बहुत बार ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको याद रखना है ना। रॉ मटेरियल परचेज, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल फार्मूला क्या बना? जल्दी से सोचो। जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। बहके बहके मेरे दिन, बहके बहके मेरी शाम। सो फ्रेंड्स, अब आप इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट आपके इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, इसका क्या लॉजिक है। अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया है। अब एक काम करते हैं, मुझे पता है आपके मन में क्रोध आ रहा होगा कि सर जी एक क्वेश्चन तो करके दिखाओ सर, तभी तो हमें पता लगेगा। तो चलिए, मैंने एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन आपके लिए सेलेक्ट किया है, और ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, और जब भी आता है ये एज इट इज आ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। सो आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके ही स्टडी का है, इसको लेते हैं। शुड आई पढ़ूं? आई पढ़ूं द क्वेश्चन, यू शुड सुनो। मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स। क्या बेचते हैं? सोप्स। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। क्या क्या है दोस्तों हमारे पास? देखो, कुछ जाने पहचाने चीजें। वी हैव ओपनिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग WIP, आपको पता है ये दोनों आइटम का क्या होना है। उसके बाद ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर परचेज में कुछ नहीं कहा तो रॉ मटेरियल परचेज है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और उसमें परचेज लिखा है तो परचेज श्योरली ऑफ रॉ मटेरियल। देन दोस्तों, ये आइटम हो गया, आपको पता है ये 3 आइटम से हम क्या करेंगे? इससे कैलकुलेट करेंगे क्या? जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि किसको कहां ले जाना है। और आपको पता है ओपनिंग WIP डेबिट साइड आएगा और क्लोजिंग क्रेडिट साइड आएगा। देन व्हाट? हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। इन्होंने मशीन किराए पे ली है। किराया, जिससे किराया लिए मशीन ली है, ओनर कहता है, मशीन का मालिक कहता है कि आप जितनी भी यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे कंप्लीट,
उसके ऊपर 60 पैसे पर यूनिट की रेट से आप मुझे चार्जेस देंगे। दोस्तों अगर ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है यूनिट प्रोड्यूस, मतलब हमने लगभग 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर की हैं, तो 5 लाख यूनिट का 60 पैसे रेट से कितना हो गया बच्चों, आपको पता है 3 लाख रुपए, यानी हमारे हायर चार्जेस ऑफ मशीन जो हैं वो कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए। फिर ये आ गया फैक्ट्री भी हायर पे ली है, इसका भी किराया है 2,20,000 रुपये, ये भी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये एक पॉइंट कभी कभी क्वेश्चन करते समय बच्चों को कंफ्यूजन करता है, डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड, अब लेबर है, आपको पता है जब हम अच्छा पहले पढ़ते हैं सेंटेंस को, कॉन्ट्रैक्टेड ₹80 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 40 पैसे पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कहती है, इसका जो एग्रीमेंट है वो लेबर कहती है कि जो कंप्लीट यूनिट होंगी उसके ऊपर हम 80 पैसे पर यूनिट की रेट से आपसे चार्जेस लेंगे, और जो इनकम्प्लीट होंगी उसके ऊपर 40 पैसे पर यूनिट का चार्ज लेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्लीट यूनिट है मतलब उसमें ज़्यादा काम किया होगा, है ना, और जो इनकम्प्लीट है उस पर काम कम किया है, 50% काम, 60% काम, तो वहाँ पे वो पूरी लेबर पूरा वर्क वेजेस कैसे चार्ज कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है, हाँ, आपकी कंप्लीट यूनिट्स कितनी है, देखो 5 लाख, तो उसके चार्जेस बनेंगे 5 लाख इंटू 80 पैसे के रेट से। और इनकम्प्लीट कहां है, ध्यान दो, क्लोजिंग WIP कहां है, ये दी हुई है दोस्तों, कितनी यूनिट क्लोजिंग है, 12,000 इनकम्प्लीट है। इसके ऊपर जो लेबर चार्जेस होगा वो 40 पैसे पर यूनिट की रेट से होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, और लास्ट में आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सो वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको आसानी से कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो मैं अगर आप कहो तो मैं आपको इसको आपके लिए छोड़ देता हूं करने के लिए, बाकी आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। हाँ, इसमें हायर चार्जेस, बस इसकी कैलकुलेशन आपको लिखवा देता हूँ। जो हायर चार्जेस ऑफ मशीन होंगे 5 लाख इंटू 60 पैसा, ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटे, ये हो गया हमारा 3 लाख रुपए, यानी मशीन की जो हायर चार्ज होगी वो 3 लाख रुपए आएगी। कैसे आई, 5 लाख यूनिट्स इंटू 60 पैसा, फिर से लिख दूं, 5 लाख यूनिट्स इंटू 60 पैसा, ओके। और लेबर के चार्जेस ये भी लिख देता हूं, 5 लाख यूनिट्स इंटू 80 पैसे, है ना बेटे, प्लस इनकम्प्लीट यूनिट 12,000 इंटू 40 पैसा, तो इसका टोटल लगा लो, 5 लाख इंटू 80 मतलब 4 लाख रुपए तो कंप्लीट वाले के हो गए डायरेक्ट वेजेस में, प्लस 12,000 इंटू 0.40 4,800 रुपये, तो आपकी लेबर टोटल कितनी बन गई, जी बच्चों मेरे बच्चों, ये बन गई 4,04,800 रुपये। क्या लिख दिया मैंने, ये लो भाई, आपकी जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो 4,04,800। इसके नीचे इसका सॉल्यूशन है, इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, इसलिए मैं अपना टाइम इसमें और नहीं लगाना चाहता। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे श्योरली। गुड मॉर्निंग बोलो जल्दी से, क्योंकि अभी काम इसमें बाकी है, तो वो टाइम मैं बचा रहा हूँ सो डैट मैं अपना टाइम कहीं और लगाऊं, सो डैट आपके लेक्चर्स कम लगें। दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। दोस्तों ये था हमारा कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप इसको पिक्चर ले लो और इसको आप करना, इसमें आप करके देखना, अगर दिक्कत आएगी तो अविनाश जी जिंदाबाद, अविनाश सर आपकी हेल्प करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके लिए हो गया। इसी से हो सकता है कि लोगों का दिल ना भरे, कहें जी हमें ये दिल मांगे मोर, तो उनके लिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है दोस्तों। वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू। ये आपका बिल्कुल पेज नंबर नोट करें, पेज नंबर इज 7.89।
मैंने कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके पास उसी से मिलती जुलती इंफॉर्मेशन है। आपके पास 2 WIP हैं, रॉ मटेरियल की फिगर्स हैं, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। उसके बाद यू हैव रिटर्न। रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न, आप उसको परचेज में से माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी खर्चा है। वेजेस 2 हैं, डायरेक्ट है जो कि प्लांट को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। इनडायरेक्ट लेबर वही हो गई, वो जो प्लांट में, वो जो फैक्ट्री में और लेबर, वॉचमैन वगैरह, ये सब आपके इनडायरेक्ट लेबर आ गए, है ना। इसके अलावा बेटे बहुत सारे खर्चे हैं। फिर आपको पता है ये आ गया बेटे सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, यू नो, इसको हमें मैन्युफैक्चरिंग की क्रेडिट में लिखना है। सो ये एक क्वेश्चन और है आपके लिए। सबसे अच्छी बात क्या है, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन लास्ट में दिए रहते हैं। आप वहाँ से कंपैरिजन करके अपने को अश्योर कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। ये देखो प्रैक्टिकल नंबर 1 का आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल रहा है, आप कर लेना। ये मैं 2 इजी क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सर फिर आप क्या करोगे, बताता हूँ आप क्या करेंगे। मैं आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, है ना। ये लीजिए, आप निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक अप। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन बनेगा, है ना। ओके ओके जी। फिर जहाँ डाउट्स होंगे वहाँ डाउट्स लेते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो सब लोग ध्यान से सुनना। आपको मैंने फैक्ट्री और शोरूम का एग्जाम्पल दिया था ना बच्चों। अगर हम ट्रेडर हैं, ध्यान से देखना, इफ़ वी आर ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम क्या क्या बनाते हैं। हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम बनाते हैं बैलेंस शीट। हम सबको मालूम है कि ट्रेडिंग का नेट रिजल्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में। देन P&L अकाउंट से नेट रिजल्ट निकलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को हम ले जाते हैं कहाँ, वेयर, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में फिर हम टोटल लगाते हैं। ये 3 चीज़ें हम कब बनाते हैं, इफ वी आर ट्रेडर, इफ वी आर ट्रेडर, है ना। अब बात सुनो, अगर ये वाला सीनो जो अभी हम ले रहे थे कि हम मैन्युफैक्चरर भी हैं और उसी माल को हम बाद में शोरूम में बेचते हैं, इन दैट केस क्या होगा, आपको इन 3 चीज़ों के साथ एक और बनाना पड़ेगा जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब आप बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप क्यों बनाओगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये बनाओगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप ऑब्वियसली बाहर से तो खरीद नहीं रहे होंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मालूम है, वो चली जाएगी आपकी कहाँ, यहाँ पर आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप उस तरह से, मतलब ये अगर आपसे चारों चीज़ें बनाने को कहा जाता है तो दिक्कत कुछ नहीं है। ड्रॉ द फॉर्मेट एंड स्टार्ट द क्वेश्चन। अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है, एक बार पढ़ के देखें। आओ बेटे आओ, जल्दी जल्दी आओ, आओ बेटे आओ। देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, किस किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, ये 3 हैं। आपको पता है रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में यूज़ होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक है यू नो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, है ना। और फिनिश गुड्स वो होता है जो आपका नॉर्मल गुड्स होता है जो आप खरीद के लाते हो। इस बार खरीद के नहीं लाए, वो आप अपनी फैक्ट्री से लेकर आए थे, तो ये आपका नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक हो गया जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब आगे की चीज़ें देखते हैं बेटा। डेटर्स एसेट में, कैरीज ऑन परचेज। देखो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है ना तो आप परचेज किस चीज़ की करेंगे, रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल को लाने के लिए जितना भी खर्चा है
वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। मीन्स आपका कैरीज ऑन परचेज कहाँ आएगा, ये ट्रेडिंग में आएगा। BR कहाँ शो करना है, एसेट में। वेजेस के बारे में वैसे तो एक अगर कुछ नहीं कहा, वेज अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और ट्रेडिंग भी बनाना है तो आपको याद रखना है, आपको वेजेस को मैन्युफैक्चरिंग में दिखाना है। इफ क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट, जनरली वेजेस ट्रेडिंग में भी होती है और मैन्युफैक्चरिंग में होती है। क्वेश्चन में मेंशन होता है कितना % वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में यूज होनी है यानी फैक्ट्री में, और हाउ मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे कि इसको क्या करना है। फिर हमारे पास सैलरी आ गया, देन टेलीफोन पोस्टेज, आपको पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर नॉर्मल शोरूम का खर्चा है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। कैश एट बैंक एसेट, ऑफिस फर्नीचर एसेट। रिपेयर टू प्लांट, प्लांट कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हिस्सा है। देन आ गया परचेज। हेलो, परचेज ये नहीं बताया परचेज किस चीज की है, परचेज ट्रेडिंग गुड्स की है या रॉ मटेरियल की है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो श्योरली ये रॉ मटेरियल की परचेज है, ये ध्यान देने वाली बात है जिसकी वजह से क्वेश्चन करवाया जा रहा है। देन हमारे पास बच्चों प्लांट एंड मशीनरी आ गई, आपको पता है फिक्स एसेट है, रेंट है, लाइटिंग है, जनरल एक्सपेंसेस। अगर इन खर्चों के बारे में कुछ ना कहा जाए श्योरली ये सब चले जाएंगे P&L में। अगर क्वेश्चन बताता है कि इसको इस तरह से आप डिवाइड करो, कुछ खर्चा क्योंकि आप फैक्ट्री चलाओगे तो वहाँ भी तो खर्चा होगा, तो इनमें से कुछ खर्चा आपका ट्रेडिंग में जाएगा, बाकी खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा या ट्रेडिंग में चला जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप। हेलो, सेल ऑफ स्क्रैप क्या है, कहाँ पर जाता है, याद करो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीव्ड इनकम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सिखाया था, हाँ जी याद करो, अगर आपके ट्रायल के क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो इसको कहाँ रखना है। मैंने जिस दिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट सिखाया था, मैंने इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट आपको बताया था और लॉजिक भी बताया था। कहाँ रखना है जल्दी से सोचो इसके बारे में, आगे चल के जब करेंगे तब बात करूंगा मैं, आप कमेंट करके बताना। कैपिटल आपको पता है बैलेंस शीट में है, सेल्स आपकी ट्रेडिंग में आना है, बैंक ओडी लायबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ इन इंफॉर्मेशन को डिस्कशन किया कि इनका होना क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी वजह से आप एकदम समझ पाओगे इसको क्या करना है, कैसे करना है। नाउ एडजस्टमेंट पे आ जाओ। फॉलोइंग एडिशन इंफॉर्मेशन कब, 31 मार्च 2022। अब आप अगर ध्यान से देखें, यहां पर स्टॉक हैं, स्टॉक 3 हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब WIP। इसके बारे में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि इसमें काम करना पड़ेगा। सैलरी एंड वेजेस अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग, आपको पता है आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या करते हैं, खर्चे पे ऐड करते हैं और लायबिलिटी में दिखाते हैं। मशीनरी डेप्रिसिएशन, ये आपको पता है क्या करना है, P&L में जाना है या कहीं और बोला होगा तो वहाँ जाना है और एसेट में से लेस करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एक नए तरह का आइटम आपको मिलेगा। जनरली आप प्रोविजन डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, इन्होंने कहा है सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, केवल अमाउंट पे फ़र्क पड़ेगा इसकी वजह से। फिर आया ऑफिस प्रेमाइसिस। ऑफिस प्रेमाइसिस में रेंट दिया जाता है। इन्होंने कहा कि आपकी जो भी ऑफिस प्रेमाइसिस आपने ले रखी है किराए पे, उसका जो 1/4 है, आपकी पूरी जो बिल्डिंग है उसका 1/4 एरिया में ऑफिस है, 1/4 यानी 25%। तो यह फिर 75% कहाँ यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली वो यूज़ हो रहा है फैक्ट्री में। ठीक है भाई, ओके जी। फिर आ जाओ लाइटिंग। उन्होंने कहा लाइटिंग का 2/3 फैक्ट्री में जाना है और 1/3 ऑफिस में यूज़ होना है।
पॉइंट आ चुका है। तो मतलब ये देखो, ये हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस तरह से डिटेल लेकर के शुरुआत करनी जैसे हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट में करते हैं, वही काम यहाँ करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से इसको शुरू किया जाए, सो दैट आपको ये ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। सो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं ना। इस क्वेश्चन की अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ें तो इसमें उन्होंने हमें क्या करने को कहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी वी हैव टू प्रिपेयर फोर स्टेटमेंट्स। सो सबसे पहला काम जैसा आप पहले करते आए हैं, प्रिपेयर ऑल दी फॉर्मेट्स। आ जाओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ, जल्दी जल्दी आओ। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, मान लेते हैं लगभग इतने में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा आ जाएगा। क्यों बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग? जी बिल्कुल सही पकड़े हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, ये हमारे पास तुम बिन जीवन कैसे बीता, ये आपका यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट आ गया है। एंड साइड में बना लेते हैं बैलेंस शीट, है ना। बहुत तसल्ली से करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, then trading and profit and loss account, then we have बैलेंस शीट। और जैसा सर ने आपको पहले सिखाया, फिक्स स्पेस फॉर सर्टेन आइटम्स। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में आपका सबसे पहला आइटम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब आप फिक्स कर लो ये आइटम आना है। और क्रेडिट साइड में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आप सबसे लास्ट में निकालेंगे एज मिसिंग फिगर। एक सेल ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट अगर है तो, और क्लोजिंग WIP, बिल्कुल जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में करते हो, वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का, और ये है WIP का। यहाँ भी ट्रेडिंग है, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का। परचेज की जगह ट्रेडिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आएगी? ये आएगी आपकी ट्रेडिंग से। देन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अगर होगी तो लिख लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये भी किसका? फिनिश गुड्स का। और आपकी बैलेंस शीट में जो आप स्टॉक लिखोगे
तो स्टॉक जनरली आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, पर अगर आप मैन्युफैक्चरर भी हैं, सो यू विल हैव 3 काइंड ऑफ स्टॉक: रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP का स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। एंड कैपिटल का स्थान भी फिक्स कर देते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस। बस अब क्या करना है, बहुत आसान, मैं आपको सारे एडजस्टमेंट्स करके दिखाता हूं लाइन टू लाइन, 1 बाय 1। और एक वर्किंग नोट आप अलग से बनाइएगा, ये मेरा सजेशन है, उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका फार्मूला अगर आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट्स इट। अब लाइन से चलते हैं। गुड मॉर्निंग बोलो जल्दी से, यस माय डियर, फटाफट। अब देखो यहां से हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक देखो, पहले फिनिश गुड्स से शुरुआत करते हैं, इससे शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। फिनिश गुड्स मतलब जो हमारे पास शोरूम में पड़ा हुआ है, हमें पता है, हमने सीखा है ये 2 जगह जाता है। कहाँ कहाँ कितना है भाई, 16,000 18,100 रुपये 2 जगह, एक तो ट्रेडिंग में 18,100 और एक आपका बैलेंस शीट में 18,100। ये आपने एडजस्टमेंट के एक फिगर को लिया और उसका डबल इफेक्ट किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गुड मॉर्निंग। अब आया WIP, इसका भी क्लोजिंग स्टॉक है 7,800। सो एक तो ये, इसका एक पार्ट जाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, है ना भाई, और एक आपका यहां आना है। इज इट क्लियर? और अब आ गया आपका रॉ मटेरियल। कोई भी स्टॉक आपकी एसेट तो है ही, तो एक तो आपका एसेट में तो आना ही आना है 16,200 रुपये। तीनों तरह के स्टॉक बैलेंस शीट में, एसेट में, और इसका एक दूसरा पार्ट वो यहां आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,200 रुपये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में यूज होगा। ये आपके पहले एडजस्टमेंट का सारा ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया। क्या किया, तीनों को हमने एसेट में रखा, उसके बाद फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ट्रेडिंग में गया, WIP का क्लोजिंग ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में गया, और रॉ मटेरियल क्लोजिंग हमारे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के काम आया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आइटम्स कहाँ कहाँ ले जाने हैं। अब आ जाओ सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग। हम सबको मालूम है सैलरी एंड वेजेस का आउटस्टैंडिंग का क्या होगा। ट्रायल में चलते हैं, ट्रायल में देखते हैं कि सैलरी ट्रायल में हैगी कि नहीं हैगी। आप कहेंगे सैलरी है, कितनी है, 10,000 है। तो एक काम करो, हम सबको पता है कि सैलरी कहाँ आती है। हाँ जी दोस्तों, यस, सैलरी आती है वेयर, कहाँ पर, P&L में। तो ये सैलरी यहाँ आ गई। अब आउटस्टैंडिंग ले लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी का आउटस्टैंडिंग 900 रुपीज़ 2 जगह। आउटस्टैंडिंग और साथ में बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 900। बिल्कुल तसल्ली से, जैसे सर ने आपको एंट्री बना के करना सिखाया था, पास द एंट्री एंड मेक द पोस्टिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्या, वेजेस आउटस्टैंडिंग।
ट्रायल में चलते हैं। वेजेस है, मैंने सर ने आज ही आपको बताया था कि वेजेस अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी श्योरली। ट्रायल में वेजेस दी हुई है 13,000, ये हमने ले ली। और अब इसका एडजस्टमेंट 2,000 आउटस्टैंडिंग, है ना भाई। और साथ में इसको हम यहां भी लिख देंगे। कोई जल्दी नहीं करनी कि पहले हम इसी को लिखें, लाइन से चलो। फाइनल अकाउंट किसी भी तरह का है उसको एक ही बार में टैली करने का एक ही महामंत्र है, विदाउट ब्रेकिंग द सीक्वेंस, डोंट ब्रेक द सीक्वेंस। फिर देखो कैसे मजा आता है। क्लियर है। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन, मशीनरी का डेप्रिसिएशन। याद ही रखना है मशीनरी एंड प्लांट फैक्ट्री में यूज होती है, तो मशीनरी एंड प्लांट का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। और फर्नीचर ऑफिस में यूज होता है, तो उसका डेप्रिसिएशन आप कहां यूज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे पहले मशीनरी का डेप्रिसिएशन 10%, और ये जो आपका ऑफिस फर्नीचर ये 7.5% है। तो पहले मैं मशीनरी की बात कर लूं। ये मशीनरी हमें दी हुई है, देखो दोस्तों, प्लांट एंड मशीनरी 70,000। प्लांट एंड मशीनरी कहां आएगी भाई जी, मशीनरी 70,000। इसका डेप्रीशिएशन 10% यानी 7,000 माइनस कर देते हैं, है ना। एंड इसका डेबिट पार्ट, डेप्रीशिएशन दो जगह जाना है। मैन्युफैक्चरिंग में डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 7,000। इसके बाद ऑफिस फर्नीचर, ये 71/2 नहीं है, ये 7.5% है, 7.5% है। किसके ऊपर, ऑफिस फर्नीचर के ऊपर जी 10,000। ऑफिस फर्नीचर हम सबको मालूम है एसेट है। फर्नीचर हाँ जी 7.5%, 7.5% कितना, 750 रुपीज। लेस कर दो, कितना आया, 9,250। यस और नो। और ऑफिस का फर्नीचर है, सो श्योरली डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 750 रुपये। इसको आपने यहां लिख दिया। गुड मॉर्निंग, जागते रहो। मजा आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो क्या करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1% ऑफ सेल्स, इसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रायल में चेक करते हैं कि क्या ट्रायल में हमारे पास बैड डेट। पहले डेटर की बात करते हैं। डेटर्स कितने हैं, देखो जरा। डेटर्स है 24,000 रुपये। डेटर्स बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एडजस्टमेंट आसान है, टफ नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। डेटर्स 24,000। उन्होंने बात की सेल्स की, तो सेल्स ले लो। सेल्स है 167,200, ये हमारी सेल्स आ गई। सेल्स का स्थान फिक्स रखा है 1,67,200। अब चूंकि बैड डेट्स की बात की गई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात की गई है, तो सबसे पहले चेक करो दोस्तों, क्या ट्रायल में हमारे पास पहले से कोई बैड डेट्स है।
होगा तो किधर होगा, डेबिट साइड। चेक करते हैं, करते हैं, यहाँ तक तो बैड डेब्ट्स नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छी बात है। हाँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ज़रूर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी अभी जो प्रोविज़न बनाना है वो कितना बनाना है, 1% ऑफ सेल्स। अच्छा, एक बार पूछता हूँ आपसे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री क्या बनती है? याद है कुछ, यार भूल गए? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। एंट्री यही रहेगी, डोंट चेंज द एंट्री, बस 1% ऑफ सेल्स। तो हमारी सेल्स कितनी है, 1,67,200। इसका 1%, 0 कट गए, ये आया 1672। मतलब ये जो एंट्री आपने बनाई है, ये एंट्री बनेगी मेरे बच्चों 1672 से। तो इसका डबल इफेक्ट ले लो, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1672, और इसका दूसरा पार्ट डेटर में से लेस करके दिखाना है, 1672 माइनस कर दो, हम्म 24,000 माइनस 1672। फ्रेंड्स, ये आ गया 22,328। हमने एंट्री वाला, सॉरी एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन ले लिया है, लेकिन सुनो बच्चे सुनो, ये एक और प्रोविजन भी तो है ट्रायल में। मैंने पूछा था ये कौन सा प्रोविजन है, याद करो, मैंने कहा था ये ओल्ड प्रोविजन है। इसको रखने के मैंने 2 तरीके बताए थे। ऑप्शन नंबर 1, हम इसको P&L की क्रेडिट साइड में भी रख सकते हैं 1650, लेकिन मैंने कहा था ये 2 ये भी प्रोविजन, ये भी प्रोविजन, दोनों को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक साथ रखना है। तो क्या करें, ये क्रेडिट वाले को काट के इधर ले आओ, 1650 माइनस करो, और यहाँ लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड प्रोविजन। अभी आ गया बेटे 22 रुपीज़। कैसे किया, एडजस्टमेंट वाला 2 जगह गया, ट्रायल वाला 1 जगह लाए। एक ऑप्शन था कि P&L की क्रेडिट साइड में रखें, दूसरा हमने क्या किया, उसको नए वाले प्रोविजन से नेट करके दिखा दिया, जिससे कि 2 जगह प्रोविजन ना दिखे और ये कंफ्यूजन ना करे। सो दोस्तों, ये एक और एडजस्टमेंट जो आपको दिक्कत कर सकता था, ये मैंने आपको एडजस्ट करवा दिया। अब बस हम बिल्कुल नियर टू एंड पहुंच रहे हैं इन एडजस्टमेंट्स के। ऑफिस प्रेमाइसिस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। इसको क्यों कहा गया, इन्होंने इस एडजस्टमेंट किया गया होता है, इन्होंने बताया कि ऑफिस प्रेमाइसिस आपने किराए में ली है, इसका किराया है 6000, इसका 1/4 आप ऑफिस में यूज करते हो, इसका मतलब बाकी कहाँ यूज करते हो, बाकी आप फैक्ट्री में यूज करते हो। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, मतलब आप P&L में केवल 1500 रुपये का रेंट लाओगे, और बाकी जो खर्चा रेंट का है वो आप फैक्ट्री में इनपुट करोगे 4500 रुपये। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? जी सर। अब आ गए हम लास्ट में, लाइटिंग का 2/3 फैक्ट्री में यूज होना है और 1/3 ऑफिस में यूज होना है। तो लाइटिंग का कोई खर्चा दिया है, ये दिया है लाइटिंग 2/3 फैक्ट्री में, 1350 का 2/3 यानी 900 रुपए फैक्ट्री में। यहां आ जाओ, लाइटिंग 900 रुपए, और लाइटिंग का जो रिमेनिंग हिस्सा है वो आप, सॉरी, लाइटिंग
मैन्युफैक्चरिंग में 900 रुपये एंड बचा हुआ पोर्शन लाइटिंग का आपके पे एंडल में जाएगा 450 रुपये। सो फ्रेंड्स, ये आप देख लो, आपके सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। आप कुछ नहीं करना, ये आपका जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 21,000 रुपये, ये आप यहाँ यूज कर लोगे। WIP का ओपनिंग स्टॉक 9,500, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 15,500 रुपये, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपका सेल ऑफ स्क्रैप आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाओगे, अमाउंट है 2500 रुपये। सो दोस्तों, जहाँ जहाँ आप फंस सकते थे, बाकी सब आइटम केवल फॉर्मेलिटी है। कैरीज ऑन परचेज आपको मैन्युफैक्चरिंग में दिखाना है और रिपेयर टू प्लांट ये आपको मैन्युफैक्चरिंग में शो करना है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आप नहीं फंसोगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लाकर मैं इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को एंड कर रहा हूँ। आप करके देखिएगा, अगर दिक्कत आएगी आप कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अब आप इस चैप्टर के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऑल यू हैव टू सॉल्व। जहाँ डाउट आएंगे वहाँ मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। कोशिश करूँगा एक क्लास आपको बाद में कभी रिकॉर्ड डाल दूँ, जहाँ पर आपके जितने भी मैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है कहाँ कहाँ फंस सकते हो, उसको करेंगे। लेकिन आज इस चैप्टर को अब हम एंड कर रहे हैं। पॉजिटिव नोट, एक लंबी यात्रा रही, बहुत मज़ा आया है। आप इसी तरह से जुड़े रहिए। ये चैप्टर जिसको आता होगा उसको आपके आगे के चैप्टर पार्टनरशिप, NPO एंड अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।